हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप लोग बैठने वाले हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊँगा जो आपके पेपर में एज इट इज़ प्रश्न छपेंगे और आप धुआं धुआं करने वाले हैं अगर आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर है और सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, और कक्षा 9वीं वालों के लिए है। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध कब लड़ा। नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध कब लड़ा था दोस्तों, आप लोगों को बताना है। आई होप आप लोगों को पता होगा। अगर ये क्वेश्चन अभी से पता रहेगा तो आपको 10th में भी ये क्वेश्चन काम आने वाला है, क्योंकि 10th में एज इट इज़ क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, 10वीं बोर्ड में। तो आई होप आपको पता भी होगा। नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध 1815 ईस्वी में लड़ा था। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, टाइद का क्या अर्थ है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइद का अर्थ आप लोगों को बताना है। प्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर, अप्रत्यक्ष कर या कृषि कर। तो इन सभी में दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में से इस प्रश्न का राइट और सटीक आंसर ऑप्शन बी है, धार्मिक कर। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1779 को, 14 जुलाई 1769 को या फिर 14 जुलाई 1759 को। सब विद्यार्थी को पता है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, कब, जी हाँ याद रखना है आप लोगों को, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कई बार कराया हुआ प्रश्न है, कई बार आपको बताया है। समाजवादी का जनक कौन था। समाजवादी का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा। तो दोस्तों आप लोग बताइए अगर पता है तो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर। ऑप्शन पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है फादर टेटे, दूसरा है स्टालिन, तीसरा है पादरी गैपान एंड चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पादरी गैपान। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। आपको पता होगा दोस्तों क्या है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। ऑप्शन बी अमरकंटक। ठीक है, कई विद्यार्थी गलत जवाब दिए होंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग घबराइए मत, सब कुछ आप लोग जानने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक दिन में ज्ञान नहीं हासिल की जा सकती, आप लोग धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो आब किसे कहते हैं। बहुत है, दो आब किसे कहते हैं। तो दो नदियों के बीच का भाग दो आब कहलाता है। दो नदियों के बीच के भाग को दो आब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। क्या है, हिमालय की नदियाँ मुख्यतः निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ विसर्प का निर्माण करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, गोखुर झील का निर्माण करती हैं या फिर इनमें से सभी का निर्माण करती हैं। तो सही आंसर तो ऑप्शन डी होने वाला है, क्योंकि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं जैसे गंगा, यमुना, ये सब नदियाँ जो हिमालय से आती हैं ये विसर्पाकार होती हैं, कहीं कहीं विसर्प का निर्माण करती हैं, डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं, गोखुर झील भी बना देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है।
भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र की सरल और सामान्य परिभाषा क्या है? शासक जनता द्वारा चुना जाता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। शासक जनता द्वारा चुना जाता है या चुना गया है, ठीक है। तो यही लोकतंत्र की सरल और सामान्य परिभाषा है ये। अब दोस्तों 10 प्रश्न मैंने आपको MCQ टाइप वाला बता दिया। इन 10 प्रश्न में से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो इनको तैयार कर लेना है, हो सके तो इन्हें नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप पीछे रहें ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें महारत हासिल करवा दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर्स पर भी नज़र मारेंगे। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़िए क्या है। देखिए आप लोगों को आंसर में क्या लिखना है, देखिए उत्तरी मैदान, जो उत्तरी मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है, वो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला है। पंजाब पश्चिम में है और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, और पूर्व तक कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है उत्तरी मैदान। फिर देखिए दूसरे पॉइंट में लिखना है आपको, इस मैदान में जलोढ़ मृदा भी मौजूद है। जो जलोढ़ मृदा है उत्तर भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और आप लोग जानते हैं जलोढ़ मृदा में खेती बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, यह 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों से निर्मित है। मतलब कि उत्तरी मैदान, जो उत्तर भारत का मैदान है, वह 3 नदियों से मिलकर के बना है, सिंधु से, गंगा से और ब्रह्मपुत्र से, और यहाँ तक कि इनकी सहायक नदियों से भी मिलकर बना हुआ है। इनकी सहायक नदियाँ मतलब जो नदियाँ इनसे आकर के मिलती हैं या इनसे निकलती हैं, ठीक है, उन्हीं को इन नदियों की सहायक नदियाँ कहा गया है यहाँ पर, ठीक। यह कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और देश का उपजाऊ हिस्सा माना जाता है, जो उत्तर भारत का मैदान है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उत्तरी मैदान। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है आपका, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। भारत की प्रमुख झीलों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं उनको उदाहरण सहित बताना है। यह एक ऐसा जलाशय होता है जो भूतल के किसी विस्तृत गड्ढे में जल भर जाने से निर्मित होता है। ये है झील का परिभाषा, ठीक है, ये झील की डिफिनेशन है। अगर आप लोगों को पहले से नहीं पता रहा तो आप पता कर लीजिए, अब जान लीजिए, समझ लीजिए। यह एक ऐसा जलाशय होता है जो भूतल के किसी विस्तृत गड्ढे में, ठीक है, भूतल के किसी विस्तृत गड्ढे में जल भर जाने के कारण निर्मित होता है, ठीक। गोखुर झील नंबर 1 बहुत फेमस झील है। विसर्पाकार नदियाँ बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती हैं। जो नदियाँ सर्प के आकार की होती हैं, विसर्पाकार जिन्हें कहा जाता है, ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में कट जाती हैं और गोखुर झील का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। इस तरह से गोखुर झील का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है वूलर झील, और हाँ इसका एक उदाहरण वूलर झील आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, एक ही है इसमें। देखिए दूसरी झील है आपकी लैगून झील, इसका उदाहरण चिल्का झील है और पुलिकट झील है, ठीक। फिर तीसरा झील मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झीलों का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। हिमानी मतलब क्या होता है एक बार कमेंट करके बताएंगे अगर किसी को पता हो तो। मीठे पानी की झील में आती है डल झील, नैनीताल झील एवं भीमताल झील, ठीक। तो पढ़ लेना है भाई, सभी को तैयार कर लेना है। प्रश्नोत्तर नंबर 13, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्न कारण बताए गए हैं। रोजगार की प्राप्ति तथा रहन सहन के स्तर का प्रभाव जनसंख्या वितरण पर पड़ता है।
दिल्ली तथा मुंबई जैसे महानगरों की जनसंख्या की अधिकता इन प्रवृत्तियों पर आधारित है। ठीक है। भारत में पहाड़ी तथा पठारी भागों में जनसंख्या का घनत्व कम तथा वितरण विरल है, जबकि गंगा सिंधु के मैदान में जनसंख्या सघन है। ठीक है, इसे आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए, आ सकता है आपके पेपर में। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण 1859 से 1869 ईस्वी तक हुआ था और यह नहर 17 नवंबर 1869 में खोली गई थी। ठीक है, याद कर लेना है, आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है बारीकी से। ठीक है, फिर लास्ट प्रश्न रहेगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? संक्षेप में लिखिए। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्न कारक बताए गए हैं। पहला है अक्षांश, इसके अनुसार सौर ऊर्जा की मात्रा अलग अलग होती है। दूसरा है ऊंचाई, एंड तीसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र, एंड चौथा है महासागरीय धाराएं। तो ये 4 कारक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये होते क्या हैं। ठीक, तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट करके बताइए, मैं और बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूँगा अगली बार से। और दोस्तों, किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप लोगों को चाहिए बताइए एक बार कमेंट करके, मैं उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दें। थैंक यू।